Welcome to Gaining 70 Plus Mark Series फॉर बिहार बोर्ड। ये बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल सीरीज है क्रैश कोर्स का, जिसके अंतर्गत आप बिहार बोर्ड के अलग अलग सब्जेक्ट को कम दिनों में कवर करेंगे। ठीक है, मैं हूं डीके और आप मेरा क्लासेस अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं। हम मेरा क्लासेस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, टीचमेंट पे लाइव देख सकते हैं। जनरली जैसे हम क्लास 2 बजे से लेते हैं, उसके बारे में आज हम फिर डिटेल से बात करेंगे। 2 बजे से लेते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर टाइम में डिले हो जाता है तो थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, 2 से 2:05 के बीच में। और ये क्लासेस शाम तक यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, शाम में 6 से 7 के बीच आपको ये क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर लाइव देखना चाहते हैं तो आप टीचमेंट पे आइए। 2 बजे आपको आप लाइव देख सकते हैं, वहां से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और नहीं तो अगर आप रेगुलर ऐसे देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे क्लासेस हमारा देख सकते हैं। रेगुलर 6 बजे आपको मिल जाएगा स्ट्रीमिंग में, या किसी तरह से 6 बजे तक कोशिश करेंगे हम। अगर 6 बजे नहीं आएगा तो अगले दिन 9 बजे जरूर वो आ जाएगा। ठीक है, किसी कारण बस अगर वो डिले होता है तो अगले सुबह 9 बजे तक वो आपको मिलेगा स्ट्रीमिंग, चाहे 6 बजे शाम में होगा या सुबह 9 बजे तक हो जाएगा वो। ठीक, स्ट्रीमिंग का टाइमिंग वो सुबह शाम में चाहे 6 बजे होगा या 9 बजे सुबह में हो जाएगा। तो ये 2 टाइमिंग होगा, ये आपके स्ट्रीमिंग का। और आप डायरेक्ट लाइव देखेंगे तो 2 बजे आप टीचमेंट पे देख सकते हैं। तो ये रहा आपका शेड्यूल। तो इसके अंतर्गत हम हिस्ट्री सेक्शन को ले रहे हैं, अलग अलग सेक्शन को भी हम लोग कवर करेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। हाँ, बट हमने जैसा कि वादा किया आपको, अलग अलग सेक्शन को क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको हम लोग कंप्लीट करा देंगे। ठीक, तो हमने आपको कहा था कि आप वीडियो में कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से जो सब्जेक्ट जिसका कमेंट ज्यादा आएगा उसको हम लोग पहले कवर करेंगे। ठीक है, या साइकोलॉजी हो, होम साइंस हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो। तो अभी हम लोग हिस्ट्री सीरीज को लेके चल रहे हैं। हालांकि पॉलिटिकल साइंस का हमने सारा सीरीज लोड कर दिया, तो आपको डिटेल में जो देखना हो तो देख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे थे हिस्ट्री को लेके। ठीक है, हमारा सीरीज हिस्ट्री का है, तो हिस्ट्री पे हम लोग बात करेंगे। हमने हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा उस पर थोड़ा सा एक बार आइडिया कर लेते हैं, उस पर बात कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को आज कवर करेंगे। ठीक है, जिसके अंतर्गत टोटल 13 चैप्टर है। ठीक है ना, 13 चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता से लेके 1857 के क्रांति से लेके संविधान निर्माण तक चैप्टर है। 13 चैप्टर, 13 चैप्टर को 26 दिनों में खत्म कर देना। एक पढ़ने का तरीका क्या होगा हम बता देते हैं। पढ़ने का ये तरीका होगा कि हर चैप्टर को 2 दिन देंगे। ठीक है, जिसमें पहला दिन हम आपको उसके बारे में सारा आइडिया दे देंगे। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं, आपको पहले दिन उस चैप्टर के बारे में पूरा आइडिया देंगे, समझा देंगे। उसका ऑब्जेक्टिव पैटर्न उस दिन पूरा डिस्कस हो जाएगा। अगले दिन जो उसका सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग सारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट डे आपका काम होगा उसके बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो 10 से 15 मिनट आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, 10 से 15 मिनट में पूछ लेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट डे से पढ़ेंगे। तो कल का जो उसके अंतर्गत आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता क्या है, कैसे है, क्या है हड़प्पा सभ्यता, किस चिड़िया का नाम है हड़प्पा सभ्यता, ये क्या है, कैसे, इन सब सारे चीजों के बारे में 1 घंटे के अंदर पढ़ेंगे। प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस। आप लोग रेगुलर पढ़ते रहे, जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप गेस्ट पे मनोरमा गेस्ट पेपर को हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। लुसेंट के माध्यम से हम लोग सब्जेक्टिव जो जो भी क्वेश्चन है उसको हम समझा देंगे और आप काफी समझ जाएंगे। उसके लिए आप टेंशन नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, शॉर्ट में हम समझा देंगे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने का, तो शॉर्ट में समझा देंगे। आप गेस्ट पेपर पढ़ लेंगे तो आपका % मार्क कंफर्म, उसका आप टेंशन मत लीजिए, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, बस आपको हम जिस पैटर्न से बोल रहे हैं आपको तैयारी करते रहना, ऑब्जेक्टिव अधिक से अधिक क्वेश्चन को याद करते रहना है। ठीक, तो अब सवाल रहा कि कल का क्वेश्चन क्या था। कल पे क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते, क्योंकि कल अचानक क्या हुआ, मोबाइल में दिक्कत के कारण वो क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो पाया था। तो कल का क्वेश्चन था कि भारतीय इतिहास का जो स्रोत होता है उसके बारे में चर्चा करें। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा। और 2 नंबर में अगर ये देखिए ये बड़ा क्वेश्चन है तो ये 5 नंबर में आएगा, लेकिन अगर ये 2 नंबर में आ जाता है उसका भी टेक्निक आपको सीख के रखना पड़ेगा। आप ये नहीं कि 2 नंबर का क्वेश्चन को 5 नंबर में आप तैयार किए हैं वही 2 नंबर में लिख देंगे, ये गलती कभी भी नहीं करना। हम अपने वीडियो के माध्यम से बीच बीच में आपको ये बताते जाएंगे कि आपका
क्वेश्चन जो है आप जो है ये आप 5 नंबर के लिए तैयार किए हैं, तो आप उसी को उस सेम आंसर को 2 नंबर में पूरा नहीं छापेंगे। इसलिए नहीं छापेंगे क्योंकि उतना आपको तो टाइम चल जाएगा, लेकिन नंबर तो मिलेगा आपको 2 ही, तो उससे क्या फायदा होगा। आपको टाइम बचाना होता है एग्जाम में, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो आप ख्याल रखेंगे टाइम का, आप एक एक चीज हमसे जुड़े रहेंगे तो आप सबको समझ में आ जाएगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कम टाइम में कैसे तैयारी करेंगे, वो सारे चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। बस आप जुड़े रहें वीडियो को, उस पे उसको देखें गौर से, एक एक चीजों को समझें। कोई दिक्कत आती है, किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि बिना कमेंट का पता नहीं चलता। ऑनलाइन माध्यम में यही दिक्कत होता है। हम लोग भी क्लासेस करते हैं ऑनलाइन माध्यम से, तो सर लोगों को कमेंट करते हैं, सर ये पार्ट कमी है, ये आपको जोड़ना है, ये पार्ट घटाना है। तो उससे मुझे पता चलता है कि किस पार्ट को जोड़ना है, स्टूडेंट को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसीलिए आप कमेंट जरूर जरूर करें वीडियो से, वीडियो करें, लाइक करें, क्योंकि लाइक से भी पता चलता है कि आप क्या हमारे लेक्चर को पसंद कर रहे हैं नहीं। अगर आप अनलाइक करते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन उसका आप कारण मुझे जरूर बताएंगे कि नहीं आपका वीडियो बहुत खराब है, आपका भाषा खराब है, या कोई भी चीज खराब है, कंटेंट खराब है, तो उसको हम मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमने बता इन चीजों पे हम हमेशा ध्यान रखते हैं। एज ए बीइंग एस्पिरेंट ऑफ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट होने के कारण इन चीजों का हम मुझे बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि किसी क्वेश्चन को कैसे लिखें, कैसे तैयार करें। तो ये काम इसीलिए हम उसका ध्यान रखते हैं। कोई कंटेंट गड़बड़ हो गया, कोई चीज का प्रॉब्लम हो गया, तो आप मुझे, अगर कोई सीनियर देख रहे हो तो मुझे बताएं कि ये सर इस तरह का प्रॉब्लम है, तो उसमें या आपको आपने कहीं से सुना है, या आपको कोई कंफ्यूजन है कि यहाँ दिक्कत है, तो आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। या अगर आप लाइव देखेंगे तो टीचमेंट पर आप लाइव देख सकते हैं। अगर उसके लिए आप हमें कमेंट करें तो हम आपको आईडी में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप उसमें लाइव देख के वहां से आप हमसे डायरेक्ट क्लासेस कर सकते हैं। चलिए, तो ये रहा क्लासेस का डिटेल के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा है हमारा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। जैसा कि हमने आपको कल वाला जो पीडीएफ, अगर हमारे पास स्टूडेंट जुड़ेंगे तो पीडीएफ का भी हम जुगाड़ कर लेंगे धीरे धीरे। तो हमने कहा था कि कल हमने भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ा, तो उसका एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा बताते हैं, और इसके बाद हड़प्पा सभ्यता। ये जो लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के स्रोत, तो उसके लिखने का क्या टेक्निक होगा। तो सबसे पहले हम उसको उस पेज पे ले चलते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि उसको क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे। अगर जो लोग कल नहीं देख पाए हैं उसको दोबारा उसको देख लेंगे और चेक कर लेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग लिखते कैसे हैं। तो आप 1 मिनट रुकिए, हम बता रहे हैं कि आपको, ये देखिए ये आपका क्वेश्चन रहा, ये आपका क्वेश्चन रहा कि देखिए कि भारतीय भारतीय इतिहास के अध्ययन विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें, ठीक है। ये 17/14/2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2-3 सालों से नहीं आया है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए आप इसको, और तैयार करने का बिल्कुल सिंपल अप्रोच होगा, हम उस पर भी बात करेंगे कि आपको बिल्कुल 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 टेंशन नहीं लेके सिंपल तरीके से याद करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोत। सबसे पहले क्वेश्चन हमने कल बताया था, इसके बारे में हम बता देते हैं। हम जो आज वो लोग जो दोबारा सुन रहे हैं कि इतिहास जो होता है उसके अध्ययन का स्रोत होता है। मतलब क्या, हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो कहीं से पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से तो पढ़ेंगे ना, ऐसे थोड़े आकाश से टपका है ये इतिहास, कहीं ना कहीं से आया है। तो इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं वो कहाँ से आया है, वो जो इतिहास आज हम लोग या इतिहासकार जो किसी चीज के बारे में लिखते हैं तो उसका स्रोत क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो स्रोत है हमारे यहाँ अलग अलग चीज। तो उसी पे आपको अगर 5 नंबर में क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट याद रहना चाहिए। भले देखिए हम बता देते हैं तरीका, पहले हम पॉइंट समझा देते हैं कि जैसे कि पहला पॉइंट है वेद। तो वेद में यहाँ नहीं लिखा है, वेद में हमने बताया था आपको ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं। और 4 वेद में एक एक लाइन लिखना है। क्या लिखना है हमने आपको कल के क्लासेस में बता दिया है, वो लुसेंट से आप कवर कर लेंगे, कल का लेक्चर देखेंगे तो। दूसरा है रामायण महाभारत के बारे में हमने बताया था, पुराण बारे में बताया था। इसके बाद आपको जीवनियां, ये पॉइंट लिखना है। विदेशी यात्रियों का वर्णन जिसमें फायान, मेगास्थनी ये लगाया। अभिलेख के बारे में बता रहे थे, स्मारक के बारे में लिखना है, और मुद्राएं के बारे में लिखना है। तो ये हुआ हमारे प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत। अब देखिए मुद्दा का विषय है कि देखिए गलती, बच्चे गलती यहाँ भी करते हैं कि वो गेस पेपर को रट लेते हैं
और उनको ये नहीं पता था एग्जाम में कितना पॉइंट हमको लिखना है। तो वेरी क्लियर, यू हैव टू राइट ओनली 5 पॉइंट्स इन वन आंसर। सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको किसी भी क्वेश्चन में 5 नंबर का पॉइंट है तो 5 नंबर पॉइंट यार लिखें, ठीक है। जैसे वेद लिख दिए, रामायण महाभारत लिख दिए, इसके बाद पुराण लिख दिए, पुराण और स्मृतियां, 3 पॉइंट हो गया, सिंपल से याद हो जाएगा। वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दूसरा पॉइंट क्या हो गया आपको, रामायण महाभारत। रामायण महाभारत ऑलरेडी आप जानते हैं। इसके बाद तीसरा क्या होगा, पुराण, हमारे यहाँ 18 पुराण है, स्मृतियां है, पुरानी स्मृतियां, पुरानी स्मृतियां, उसको 1 पॉइंट मान ले, जिसमें वंशावली वगैरह का चर्चा है, तो 3 पॉइंट हो गया। इसके अलावा आपको स्मारक याद रहेगा, स्मारक यानी मूर्ति। मूर्ति किसका, मूर्ति मतलब यहाँ आपको स्मारक ताजमहल को याद रखना है, ताजमहल प्रेम के लिए फेमस है, आपको मुमताज वाला कंसेप्ट याद रहेगा। इसके अलावा मुद्राएं लिख सकते हैं या जीवनियां लिख सकते हैं, जीवनियां जिसमें राजा अलग अलग कालिदास जैसे लिखते थे, वान भट्ट हर्षचरित के बारे में लिखते थे, तो 4 पॉइंट ये बन गया। मुद्राएं आती थी, मुद्राएं मतलब पैसा, जो पैसा उस टाइम के देखे, जैसे देखिए गुप्ता टाइम में हर्षवर्धन, हर्ष कुषाण लोग सोना का मुद्रा चलाते थे, तो सोना का मुद्रा चलाने के बाद क्या, वहां पे पैसा उस टाइम में ज्यादा था, इसलिए सोना का मुद्रा चलता था। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अलग अलग टाइम में सामाजिक स्थिति के कारण अलग अलग मुद्राएं चली। इसमें से देखिए 5 पॉइंट, आप हम ज्यादा पॉइंट बता देते हैं, लेकिन आपको 5 पॉइंट याद करना, सिंपली 5 पॉइंट को आप 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लेके चलेंगे कि हम 6 पॉइंट याद करें, एग्जाम में आप भूल गए, तो 6 पॉइंट आपको हमेशा सबका बनाना है। अब देखिए तरीका क्या होगा कि 6 पॉइंट आपको एकदम याद रहना है, तो कम से कम 5 नंबर में 3 नंबर आपका कंफर्म, ठीक है, सिर्फ पॉइंट से। आप कहेंगे सिर्फ पॉइंट से, बाकी उसके बारे में जैसे थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना होगा, थोड़ा थोड़ा हम समझा देते हैं, आपके दिमाग में बैठा रहेगा। आपको सिर्फ हिंदी सही लाइन लिखना चाहिए, आपको पक्का 5 में से 4 नंबर तो मिलना है। इसीलिए इस तरीके से अप्रोच डेवलप करने के आप कम स्टडी में आप मेरे वीडियो के माध्यम से जुड़े रहेंगे, तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से ज्यादा चीजों को आंसर लिख सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर आप ला सकते हैं, सिंपल सा बात। चलिए, तो ये हो गया आपका भारतीय इतिहास का स्रोत, ये कंसेप्ट खत्म हो गया। स्रोत का मतलब सिंपल सा हम कंसेप्ट समझा दिए कि इतिहास का वो पार्ट जिसके बारे में हम लोग इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं, तो कहाँ से अध्ययन करते हैं, जिसमें वेद है, उपन्यास, वेद है, उपन्यास है, रामायण है, महाभारत है, ये अलग अलग चीजें, ठीक है, ये कंसेप्ट है। चलिए अब हम लोग आते हैं हड़प्पा शब्द। ये हड़प्पा क्या चीज है, क्या चीज यहाँ का नाम है भाई, हड़प्पा। ठीक है भाई, जिन लोगों ने सुना है ठीक है, जो लोग नहीं सुनने हैं वो लोग ध्यान से समझ, ठीक है। हड़प्पा क्या, पहले हम लोग 5 मिनट का लेक्चर दे देते हैं, फिर आपको उसमें सारा टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे लुसेंट के माध्यम से, क्योंकि लुसेंट में शॉर्ट में अच्छा दिया हुआ है, इसलिए हम लोग लुसेंट को कवर करें। आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते, तो समझिए हड़प्पा सभ्यता क्या है। तो इतिहास का शुरुआत, तो हमने आपको कल कहा था, इतिहास का 3 प्रकार है, यानी या हमारे जो कालखंड, इतिहास मतलब होता है, देखिए अब इतिहास का क्या, तो हमारा जो बीत गया जो चीजें हैं उसको हम लोग इतिहास कहते हैं, ठीक, जो चीजें बीत गई उसको हम लोग इतिहास कहते हैं। तो इतिहास का जो कालखंड है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, आधुनिक इतिहास, सॉरी पहले ऐसे इस तरह से लिखिए, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, 3 इतिहास हो गया आपका। तो हम लोग अभी प्राचीन, प्राचीन मतलब पुराना, पुराना भारत, सिंपल सा काम क्या प्राचीन मतलब। हाँ एक चीज और, देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके शब्द भी बड़ा कभी कभी हमको समझ में नहीं आता है। अभी मेरे एक एक शब्द को आप ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यही इसी टाइप का शब्द आ जाएगा, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं सिंप्लीफाई करने का, कर रहे हैं हम अपने तरीके से, लेकिन आपको कोई दिक्कत हो इन बातों का ध्यान रखेंगे कि जैसे प्राचीन का क्या मतलब था, आपने नहीं पढ़ा है तो आप समझ में नहीं आएगा, अच्छा प्राचीन का क्या मतलब है, तो आप क्वेश्चन ही नहीं बना सकते। तो इसलिए आप एक एक वर्ड को ध्यान से समझ, यहाँ का अर्थ भी समझने का कोशिश करें। तो प्राचीन भारत जो है हमारा, मतलब पुराना भारत, तो पुराना देखिए हमारे यहाँ जब हिस्ट्री से पढ़ते हैं ना, तो मोटा मोटी इसमें आप अलग अलग काल भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि हमारे यहाँ जो स्टोन एज था, पत्थर युग था, उस पाषाण काल से ही शुरुआत होता है इतिहास का, तो उतना डीप में नहीं जाना है, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा आपको। जैसे उसमें पूर्व पाषाण काल, मध्यकालीन पाषाण काल, नव पाषाण काल, वो क्या था उसके बारे में क्वेश्चन कम ही आता है, तो उस पर आप छोड़ दीजिए, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है बट बोर्ड में क्वेश्चन नहीं है। पाषाण काल मतलब पाषाण युग था, उस टाइम में लोग आपको शिकार करते थे, पत्थर से औजार बनाते थे, तो वो पाषाण युग था, ठीक है ना। पाषाण में भी अलग अलग टाइप के लोग विकसित होते गए,
औजार बनता गया, औजार के अनुसार ही आप जब पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी या आप डिटेल से जब पढ़ेंगे लेक्चर तो असल समझ में आएगा कि पत्थर के शेप के अनुसार ही काल का निर्धारण किया गया है कि वो कौन सा काल था, पूरा पाषाण था, नव अति मध्य पाषाण था या नव पाषाण था। ठीक, तो ये पाषाण काल जब खत्म हो जाता है, ठीक है, पाषाण काल मतलब ऐसा लोग जो विकसित नहीं थे, आपको उस टाइम में कृषि का चलन नहीं था, ज्यादा नहीं था, लोग जो इधर उधर भटकते थे, मांस मांस वगैरह को मार के खाते थे, छाल पहनते, तो वो एक ट्रेडिशन था, एक तरीका था। तो वो चीजें जो धीरे धीरे खत्म हो गया, तो उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के चलता था। हड़प्पा सभ्यता मीन सभ्यता मतलब वो आके कुछ लोग रहते थे, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता में कुछ लोग रहते थे, फिर अचानक कुछ नहीं कुछ हुआ, क्या हुआ उस पर हम लोग बात करेंगे अभी। अचानक वो सभ्यता, वो लोग सारे लोग खत्म। ऐसा हुआ है कि आप किसी गांव में रहते हैं, ठीक है ना, गांव में है कोई जिसमें एक गांव है पूरा, तो गांव में कुछ ऐसा बाढ़ आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, जैसे अभी कोरोना आ गया था, तो पूरा गांव का गांव खत्म हो गया। तो लोग फिर जो गांव का खत्म हो जाएगा, फिर 1000 साल बाद कोई आएगा, खोदेगा, देखेगा, तो बोलेगा अरे यार इस गांव में लोग सब रहता था, क्या कपड़ा पहनता था, क्या हांडी यूज करता था, क्या बर्तन यूज करता था, क्या किताब पढ़ता था, मोबाइल चलाता था, टिकटॉक चलाता था। टिकटॉक तो नहीं चलता होगा क्योंकि टिकटॉक बैन हो गया भाई, लेकिन अगर उस किसी के मोबाइल में ऐप्स रह गया तो समझता है टिकटॉक क्या है, ठीक है, वो ओपन नहीं होता होगा। लेकिन अब समझिए, ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता मतलब सिंपल सा बात क्या है समझिए। 1921-22 में क्या हुआ, दयाराम साहनी जो अंग्रेज था उस टाइम, हमारे यहाँ अंग्रेज जो था, वो खुदाई किया। किस एरिया में खुदाई हुआ, तो हमारा जो, अच्छा एक चीज हम यहाँ पे लोकेशन नहीं बताए क्योंकि अब थोड़ा जटिल हो जाता। भारत का जो पश्चिमी एरिया है, अब ये भारत का पश्चिमी एरिया क्या होता है, पूर्वी एरिया क्या होता है, आप ज्योग्राफी में हम थोड़ा पढ़ा देंगे, आज हम उसका पीडीएफ नहीं बनाएंगे, तो समझा देते। तो पश्चिमी एरिया में जिस, अगर आप जो लोग मैप पढ़ते हैं तो वो जानते हैं कि जैसे कि पश्चिमी एरिया में जो गुजरात है, राजस्थान है, पाकिस्तान का जो कुछ एरिया है, जैसे मोहनजोदड़ो वगैरह था, तो वहां पे खुदाई हो, खुदाई मतलब क्या, उसको खोदा गया। जैसे आपने सुना सुना होगा कि जैसे खेत में से कहीं से सोना निकला, कहीं से हांडी निकला, कोई पुराना बर्तन निकला, ऐसे ही वहां पे खोदा गया। क्योंकि अंग्रेज इसी चीजों के तलाश में होता था कि कहाँ मिट्टी के अंदर कहाँ सोना है, कहाँ हीरा है, ताकि वहां से ले लेके अपने यहाँ लेके चले जाए। तो अंग्रेज ने क्या किया, सारे दयाराम साहनी के नेतृत्व में, एक क्वेश्चन पूछता भी है, उसका खुदाई सिंधु घाटी सभ्यता, उसका लिस्ट हम बताएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई उसमें अलग अलग है। हड़प्पा का खुदाई किसने किया, मोहनजोदड़ो को क्या खुदाई किया, तो दयाराम साहनी या राखलदास बनर्जी, इन लोगों का नाम आता है, उस पर बात करेंगे अभी। पहले आप कंसेप्ट ये समझिए। तो खुदाई उन लोगों ने खुदाई करवाया, खुदाई से क्या हुआ, अलग अलग चीज के बारे में पता चला। आप जैसे सपोज आपके गांव में आग खत्म हो गया, तो 5 साल बाद, 1000 साल बाद खोदेगा तो देखेगा अरे यार बिल्डिंग है, मकान है, यहाँ पे लोग रहता है, बर्तन है, बर्तन में भी अलग अलग टाइप का, कहीं पे हांडी, कहीं पे कुकर, कहीं पे करछुल, कहीं पे छोलनी। फिर बोलेगा कहीं का गहना कोई नुका के रखा होगा, भाई तो गहना तो ठीक है, तो उसमें सोना मिलेगा, कहीं चांदी मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा। तो ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता जो खुदाई हुआ, वहां पे अलग अलग चीज मिला, समझिए बात। उसमें आप अलग अलग, जैसे कि मिट्टी के बर्तन हुआ, मनके हुआ, गहना हुआ, खिलौना हुआ, हल का साक्ष्य कहीं कहीं मिला, कहीं का बहुत सारा चीज मिला, सीधा सा समझिए 4-5 चीज मिला है, ठीक, उसके बारे में हम लोग फिर पढ़ेंगे। तो ये चीजें जो मिला, समझिए एक कंसेप्ट समझिए, यहाँ एक क्वेश्चन भी यहाँ बता देते हैं। तो वहां से सबसे पहले लोगों के बीच में डाउट हुआ कि ये कितना दिन का घटना है, ये घटना कितने साल का, अब तो कंसेप्ट यह कितने सालों का है। तो लोगों को पता चला, ये तो लोगों को नहीं, मतलब साइंटिस्ट, एक कार्बन 14 पद्धति होता है, तो कार्बन 14 के बारे में बताते हैं आपको, क्योंकि वो सब्जेक्टिव में 2 नंबर पूछता है कि कार्बन 14 पद्धति क्या। तो कार्बन 14 जो पद्धति होता है, कार्बन 14 रेडियोधर्मी पद्धति बोलते हैं उसको, उस पद्धति के माध्यम से उसका एज पता चलता है। क्या पता चलता है, एज, कि वो कितने साल पहले का था, क्या था। तो उससे पता चला कि ये तो कम से कम 5000 साल पहले का है, ठीक है ना, 5000 साल पहले का है लगभग सिंधु घाटी सभ्यता। माना लोग 5000 साल पहले वहां रहते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, उस टाइम में भी मकान बना के लोग रहते थे। आप क्या इमेजिन कर सकते हैं, मेरे गांव में 15 साल से पहले थोड़ा विकसित शुरू हुआ, तो लोग
पहले फुस घर, मेरे सामने में फुस घर से लोग मकान बनाना चालू किए। और आज से 5000 साल पहले एक नगरीय सभ्यता, एक क्वेश्चन और यहाँ लिख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता कैसे सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। ये पूछता है वैदिक सभ्यता कैसे सभ्यता थी? गांव वाला सभ्यता था। तो ठीक है, हम बीच में जो क्वेश्चन भी बताते रहते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय सभ्यता थी और वहां पे जो बिल्डिंग उस टाइम में भी बना होता था, और वो ग्रिड पद्धति से, ग्रिड पद्धति बताएंगे थोड़ा सा, मतलब उस तरह से स्ट्रक्चर, अच्छा स्ट्रक्चर ग्रिड के माध्यम से बनाया जाता था। तो ग्रिड पद्धति के अनुसार चीजें का बना हुआ था। इतना डिटेल आप नहीं है, तो कंसेप्ट शॉर्ट में ये समझना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मतलब अंग्रेज ने खुदाई किया, खुदाई के बाद देखा अलग अलग बर्तन फला चीज मिला, तो उसको दिमाग में आइडिया आया कि ये क्या चीज, तो वो ये सोचा कि इसका एज पता करते हैं। वो देखा कि नहीं एक शहर टाइप का है, तो उसमें एज पता चला, तो ये पता चला 5000 साल पहले पुराना सभ्यता था। सभ्यता का मतलब ये हुआ कि कुछ लोग वहां रहते थे, फिर वो खत्म हो गए, उस टाइप के लोग खत्म हो गए ना, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। मतलब एक तरह से हुआ, खास तरह का वंशज था, वो खत्म हो गया। अब जैसे हमारा वंशज कोई खत्म हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे नहीं मेरा सब कुछ खत्म हो गया, ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता था, एक ही बार सब कुछ वहां का खत्म हो गया, उसको हम बोलते थे वो सभ्यता ही पूरा खत्म हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता ऐसा ही था। तो सिंधु घाटी सभ्यता पूरा का पूरा क्या हो गया? खत्म हो गया। वो उससे कोई क्वेश्चन भी आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, पतन मतलब खत्म कैसे हो गया, तो वो हम कल सब्जेक्टिव क्वेश्चन में उसको डिस्कस करेंगे। आज पहले मेरा काम होगा आपको समझाना, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लेंगे, कल फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा लेंगे। तो ये सब कहानी हुआ। तो शॉर्ट में कहानी ये है, अब फिर से हम समरी बता देते हैं कि 1921-22 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में खुदाई हुआ। खुदाई के बाद ठीक है, तो सबसे पहला हड़प्पा जगह पे खोदा गया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले वही खुदाई हुआ। तो सिंपल से आप लिखेंगे कि दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई हुआ, उसमें सबसे पहला जगह हड़प्पा था, और हड़प्पा के नाम पे ही उसका हड़प्पा, उसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं वैसे, लेकिन उसी के नाम पे पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। जैसे हमारे यहाँ क्या कंसेप्ट है, आप गाँव में जाएंगे ना, तो एक चीज आप गौर करेंगे, किसी के मम्मी को वहां चाहे उसके हमेशा, या किसी पापा को उसके बड़े पुत्र के नाम से संबोधित करता है, वो फलना के पापा या फलना के मम्मी, ठीक है ना, हो गए वो टिंकुआ के मम्मी, ठीक है ना, या फलना के मम्मी, ठीक है ना, या फलना के पापा, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। ये कंसेप्ट है, माने बड़े के नाम पे। तो यहाँ एक तरह से क्या है कि हड़प्पा सभ्यता चूंकि सबसे पहले खुदाई हुआ, तो इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता, तो 2 नंबर का आपका यहाँ क्वेश्चन तैयार हो गया कि हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो खुदाई हुआ उसमें हड़प्पा पहला जगह था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता। आप रटते बैठे हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहते हैं? बस सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले वहां खुदाई हुआ। आप इसको याद कर लीजिए, सिंपल सा अपने भाषा में लिख दीजिए। हाँ, एक चीज और बार बार हम आपको बोलेंगे, आंसर हमेशा आपको समझ के अपने भाषा में लिखना। एग्जामिनर बहुत खुश होते हैं अगर अपने भाषा में आप अगर आंसर लिखते हैं ना, बशर्ते आपका हिंदी थोड़ा लाइन सही होना चाहिए, तो एकदम खुश होकर आपको नंबर देंगे। इसलिए आंसर को हमेशा अपने भाषा में लिखें, ठीक है। तो खुदाई हुआ इसलिए हड़प्पा सभ्यता हो गया। तो खुदाई हुआ, इसमें अलग अलग चीज निकला, इसके आधार पर कार्बन 14 के आधार पे पता चला कि ये इसका एज जो है 2400 से लेके 2400 से लगभग 24,000, हम 5000 साल इसलिए बोले क्योंकि आप बीसी का कंसेप्ट आपको पता नहीं होगा। बीसी एसी एडी बताते हैं अभी आपको, ये थोड़ा सा फिर उसमें भी टाइम लगेगा, बट अभी हम थोड़ा सा जैसे टाइम मिलेगा तो हम बता देंगे ये बीसी एडी क्या है, ये इसका क्या कंसेप्ट, उसके पीछे भी कंसेप्ट है। तो इतना साल 2400, 2700, 2400 के आसपास बीसी, फिर अलग अलग टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना, उसमें टाइम अलग अलग, तो उस पर आप उस पर विवाद नहीं करेंगे आप, ठीक है ना। आपको सीधा पहले समझना है कि कार्बन 14 पद्धति क्या है, ठीक है ना, उस पर आप विवाद नहीं करेंगे कि कौन क्या है लिखा हुआ। तो जैसे 2400 से लेके 1700 ईसा पूर्व मानता है कि कार्बन 14 पद्धति से उसका एज था 1400 से लेके 1700 ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व का कंसेप्ट हम बताएंगे, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा आपको, ठीक है, वो उतना टाइम नहीं है, हम उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। तो इसमें क्या हुआ कि ये मोटा मोटी एज है कि पता चला कि इतना साल पहले ये सभ्यता रहा होगा, उसमें बहुत कुछ कुछ विशेषताएं थी, उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेंगे, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, और फिर जो है हम लोग सब्जेक्टिव पे डील करेंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं लुसेंट के माध्यम से,
और फिर हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे जाएंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ठीक है। तो ये देखिए, ये पहला सिंधु घाटी शब्द था। ये देखिए लुसेंट है, तो लुसेंट में शॉर्ट में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसलिए हम लुसेंट को ले। हम एनसीईआरटी भी ले सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में काफी टाइम लगता है, तो आप हम ये नहीं ले रहे हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सप्ताह सबसे पहले रेडियो कार्बन 14 निर्देशन नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सप्ताह का सामान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व है। अगर आपको टाइम पूछता है तो ये 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व में इसका टाइम बताएगा। ये रेडियो का धर्मी कार्बन 14 क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। और इसका दयाराम साहनी, इसका सिंधु घाटी सप्ताह 1921 में ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको याद कर लेंगे आप। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी का द्वारा खोजा गया था। तो ये सब था। देखिए अब ये ठीक है, आप समझ गए। अब हम एक कंसेप्ट समझा देते हैं। ये कार्बन 14 पद्धति क्या है। ये कार्बन 14 आपने 9th में 8th में पढ़ा होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इस तरह से आपने परमाणु संख्या पढ़ा हो। उसी में कार्बन 6 यानी परमाणु संख्या जो 6 होता है ना, C6, इसको कार्बन 6 होता है। तो कार्बन देखिए, हर परमाणु का जो कुछ भार होता है, तो ये कार्बन 14 जो होता है ना, कार्बन 14, तो कार्बन यहाँ पे भार है, तो कार्बन 14 हर ये विज्ञान कहता है कि हर पदार्थ में कार्बन की मात्रा होती है। क्या किसकी मात्रा होती है? कार्बन की मात्रा होती है। और उसके सड़ने का टाइम होता है, वो 10 साल, 1000 साल, 2000 साल में उसका कार्बन का जो पदार्थ है वो सड़ता है। तो जो रेडियो कार्बन का जो अध्ययन करता है, तो वो साइंटिस्ट उसके सड़न के आधार पे उसका अनुमान लगाते हैं कि इसका कितना साल इसका टाइम हुआ होगा। तो सिंपल सा ये लैब अप्रोच है। लैब में क्या, जो कचरा, जैसे मान लिया जाए कि लैब में क्या हुआ, इस तरह से कोई उसका अंदर से निकला, ठीक है ना, इस तरह से मान लिया जाए कोई निकला कचरा, तो इसमें से लैब में से इसका स्टैक इकट्ठा करेगा और यहाँ से क्या करेगा, लैब में जाएगा और उसको देखेगा कि कितना साल ये टूटा है, और इसके आधार पे इसका पता चला, इससे पता चल जाए। तो कार्बन 14 सिंपली क्या है कि कार्बन 14 एक किसी भी आप ऐसे लिखेंगे इसका आंसर कि हर चीजों में कार्बन का मात्रा, आइसोटोप्स यहाँ होता है, आइसोटोप्स का मात्रा पाया जाता है। और वैज्ञानिक उसका निर्धारण उसका संख्या घटते जाता है, वो टूटता जाता है, और इस आधार पे वैज्ञानिक ये पता लगाते हैं कि वो चीज कितना साल का है, कितना हजार, जो भी कितना सालों का है वो चीज, ठीक है। वो क्योंकि वो टाइम टू टाइम वो घटते जाता है। तो ये हुआ कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट आपको याद, सिंधु घाटी सप्ताह 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया, ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि कंसेप्ट क्या है, कि कार्बन 14 क्या है। तो कार्बन 14 आप ऐसे समझे कि रेडियोधर्मी कार्बन 14 पद्धति होता है, जो हर पदार्थ में पाया जाता है, हर पदार्थ में कार्बन की मात्रा पाया जाता है, और वो टाइम टू टाइम वो चीजें सड़ता है। सड़ने के बाद वो टाइम टू टाइम उसका मात्रा घटते जाता है, सड़ के वो घटते जाता है। तो उसके आधार पे वैज्ञानिक पता करते हैं ये सड़ के आज इतना पार्ट बचा है, इसका मतलब वो कितने हजार साल का। सिंपल सा कंसेप्ट समझ में आ गया। तो हम आपको डिटेल से कल सब्जेक्टिव वाला पैटर्न होगा, इसमें फिर आंसर के बता देंगे कि कैसे आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हो गया। अब हम आगे जल्दी जल्दी करके पढ़ लेते हैं ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन जहां जहां से बनेगा, फिर हम आपको बताएंगे कि और आगे क्या क्या करना है हमको, ठीक है। तो ये हो गया 1 मिनट। देखिए कुछ क्वेश्चन और है कि इसके बाद देखिए कुछ चीजें आप समझ लीजिए कि सिंधु घाटी सप्ताह को आद्र ऐतिहासिक काल, हाँ ये समझा देते हैं। सिंधु घाटी सप्ताह को आद्र ऐतिहासिक काल के रूप में रखा जाता है। सिंधु घाटी सप्ताह आद्र प्रोटो हिस्ट्री, ये हिस्ट्री का टाइप है, उसमें हम बता देते हैं कि अलग अलग हिस्ट्री का प्रकार होता है। प्रोटो हिस्ट्री मतलब आद्र ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं कि इतिहास का वैसा कालखंड जहां पे कोई लिखित वर्णन तो है, लेकिन उस लिखित वर्णन को क्या होता है हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। क्या कहते हैं कि उस काल को हम लोग आदि ऐतिहासिक कालते हैं, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। मतलब जो लेख हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ा नहीं जा सका है, उस लोग हम लोग को उसको क्या कहते हैं, लेखन
उसको आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है। इतिहास का वह कालखंड आप लिख लीजिए, ठीक है ना, अगर इसमें नहीं है आप लिख लीजिएगा कि वह काल, उस काल को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। मतलब सिंपल सा बात है, ये किताब का लैंग्वेज सिंपल भाषा में समझाते हैं। इतिहास का वह कालखंड जिस टाइम में लेखन कला का तो विकास हुआ, लेकिन वह कला अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। सिंपल सा कंसेप्ट, उसको हम लोग आदि इतिहास। तो सिंधु घाटी सप्ताह में यही है। सिंधु घाटी सप्ताह का हम कुछ आपको दिखाएंगे। उसमें क्या हुआ था कि अलग टाइप का, देखिए गजब टाइप का उसमें पिक्चर बना होता था। उसमें क्या था, उसमें क्या था, पिक्चर बना होता था इस तरह के, कुछ इस तरह का सिंबल बना दिया, नेचर टाइप का कुछ इस टाइप का बना दिया। और उसका क्या था मतलब कि सिंपल सा कंसेप्ट है वो, और उसको पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन लोग समझता था कि ये नेचुरल कुछ है। तो इसीलिए उस सभ्यता का लिपि का तो ज्ञान था उस सभ्यता में, लेकिन लोग उस टाइम में क्या थे कि उस टाइम का जो लोग पढ़े, तो अभी पता नहीं चल पाया है कि वो आखिर लिखा क्या। तो ये चीज है। सिंधु घाटी सभ्यता एक आदि ऐतिहासिक काल था, ठीक। इसके बाद अलावा एक क्वेश्चन और पूछता है, ठीक है। ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये देखिए, ये कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब क्या हुआ। देखिए, कांस्य युगीन सभ्यता का क्या मतलब हुआ कि टाइम टाइम पर क्या होता है, 1 मिनट, टाइम टाइम पर क्या हुआ है हमारे यहाँ। तो टाइम टाइम पर क्या हुआ है कि खोजों के आधार पर, जैसे पाषाण युग आया, पाषाण युग के बाद कांस्य युग आया, कांस्य युग के बाद लोहा का युग आया। तो ये आप पढ़ेंगे इतिहास में। थोड़ा समझा देते शॉर्ट में। क्या है कि जैसे पाषाण युग आया तो पत्थर का काल था, उस टाइम में लोग पत्थर का औजार बनाता था। फिर कांस्य का आया, जिसमें टीन और तांबा को मिला, सॉरी टीन और 1 मिनट, टीन को और शायद एक और है, शायद टीन को और कॉपर, इस तरह से दो धातु को मिला के, उस टाइम दिमाग से उतर गया, उसको मिला के लोग कांस्य धातु बनाता था। वो इस तरह की चीजें थी। तो उस टाइम में फिर लोहा का, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का विकास नहीं हुआ। ये क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या लोहा का विकास हुआ था, नहीं। फिर वैदिक जो सभ्यता आया, वैदिक सभ्यता मतलब उसके बाद 1000 साल बाद लगभग लोहा का, 500-1000 साल के बाद लोहा का विकास हुआ, फिर लोहा का औजार बनने लगा। उस टाइम में ये क्वेश्चन पूछता है, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये आपको याद करना, कांस्य सभ्यता। सर जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को तत्कालीन मार्गदर्शन, चलो ये क्वेश्चन नहीं आता है बिहार बोर्ड में कि सर जॉन मार्शल के बारे में नहीं आते, तो इसको आप छोड़ देंगे। अगर ठीक है, अगर आप याद कर सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में चौहद्दी के बारे में पूछता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो खुदाई हुआ, उसमें सबसे खुदाई में, तो जैसे देखिए खुदाई हुआ, तो देखिए ये मैप में ये होता है सबसे उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, ये पश्चिम। तो खुदाई हुआ होगा, कैसी इस तरह का कोई जगह होगा। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि सबसे उत्तर का जगह कौन सा था, सबसे दक्षिण का कौन सा जगह था, सबसे पूरब का, सबसे पश्चिम का जगह कौन था। तो इसमें क्या था कि हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देते हैं कि सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दासक नदी के किनारे सुक्तांडेडोर में बलूचिस्तान में पड़ता है, वहां पे पड़ता था। पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के पास आलमगिरी में था। ये जगह मेरठ में है। और सबसे उत्तरी पूरा स्थल जो है चिनाब नदी के तट पर अक्रूर मांदा में था। और दक्षिणी स्थल मतलब सबसे नीचे वाला जो है अहमदाबाद में, अहमदाबाद महाराष्ट्र में था। तो इस तरह का क्वेश्चन कम ही दिखा गया है, लेकिन आप एक बार इसको देख लेंगे और इसको आप याद कर लेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक। हाँ, ये जो हम समझा रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता मतलब उस टाइम में गांव ही नहीं था। उस टाइम में क्या था, आपको शहर का विकास हो गया था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, न कि गांव वाला सभ्यता था। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, समझ में आ गया आपको कि वहां पे नगर था, न कि गांव था। चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। कि सैंधव सभ्यता प्राप्त में 6 बड़े स्थल थे। देखिए सैंधव सभ्यता का जो विकास हुआ, तो उसमें खुदाई में बहुत सारे जगह मिला, लेकिन 6 मेन जगह था, जिसमें कौन कौन सा था ये याद करना। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, सॉरी ये गंडवारी वाला, धोलावीरा, राखी गढ़ी और कालीबंगन। ये सब काफी, देखिए खुदाई में तो बहुत सारे जगह प्राप्त हुए,
लेकिन ये सब जो जगह है ना, ये सब मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, ये काफी काफी इंपोर्टेंट जगह था, इसीलिए इसका चर्चा होता है। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट। चलिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ, अरे क्लास कर रहे हैं क्या? तो ये हुआ स्वतंत्रता प्राप्त पश्चात हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हमारे यहाँ जो है भारत में सबसे ज्यादा स्थल कौन सा है? तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा स्थल गुजरात में है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, ये क्वेश्चन। 1 मिनट। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? 1 मिनट। देखिए, जल्दी इसको खत्म कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल था। और भारत का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है ना? ये इसलिए ये क्वेश्चन पूछता है कंफ्यूजिंग के लिए कि सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था, और भारत में सबसे बड़ा राखीगढ़ी था, जो हरियाणा में पड़ता है। टागोर सिंधु का बंदरगाह था, लोथल बंदरगाह थी। लोथल सुतकागोर कौन था? बंदरगाह मतलब जहाँ पे शिप, यानी आपको जहाज जो है ना, पनिया जहाज, वो आता है जाता है, उसको हम लोग बंदरगाह बोलते हैं। तो ये लोथल और सुतकाडोर क्या था? यहाँ पे एक बंदरगाह था। ठीक, जुते हुए खेत और नक्सलवादी ईंटों का प्रयोग साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। मतलब ये कुछ कुछ साक्ष्य के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि जुता हुआ खेत, मतलब जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला, और नक्शादीदार ईंटों का प्रयोग सबसे पहले कालीबंगन में साक्ष्य प्राप्त हुआ। मतलब देखो, अभी तक जो खोदा हुआ, जिससे पता चला जुता हुआ खोद कहीं कहीं मिला, इस तरह से पता चलता है कि कालीबंगन में वो हुआ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः 10 सप्ताह की सबसे बड़ी इमारत थी। अब ये देखिए, मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला। स्नानागार मतलब जिसको हम लोग बाथरूम बोलते हैं आजकल ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्नानागार हिंदी में, मतलब नहाने का जगह था। तो आप उसमें एनसीईआरटी में फोटो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें सीढ़ी होता है, जैसे गांव में होता है ना, आपको नहाने के लिए पौंड, बड़ा बड़ा तालाब, ऐसे ही उसमें था। सीढ़ी से उतरने वाला जगह था, आप उतर के नहा सकते थे। तो ये जो मोहनजोदड़ो से जब प्राप्त हुआ, वो काफी बड़ा था। उसका अगर आप एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, तो आप इसको यहाँ पे याद कर सकते हैं कि स्नानागार का साइज क्या था। साइज मतलब आकार क्या था? तो इतना मीटर लंबा था, 11.8 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा था, और 0.43 मीटर गहरा था। ये आपका स्नानागार इतना बड़ा था। ये एक अग्निकुंड फील्ड मिला। अग्निकुंड के बारे में कम क्वेश्चन देखा गया है। ठीक, आगे बढ़िए। इसका मोहनजोदड़ो के पास, हाँ, मोहनजोदड़ो से क्या हुआ? देखिए, हमने आपको कहा था ना कि खोद में अलग अलग चीज मिला। तो मोहनजोदड़ो से क्या हुआ? एक मूर्ति मिला, जिससे माना जाता है पशुपति, उस टाइम पशुपति यानी भोला बाबा को बोलते थे, शिव भगवान को बोलते थे। तो उनका मूर्ति मिला, जिसके अंदर क्या क्या है? उनके चारों ओर जैसे हाथी है, गेंडा है, चीता है, भैंसा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है। बिहार बोर्ड में कम ही क्वेश्चन है, लेकिन चलिए पूछ सकता है। तो आपको थोड़ा सा याद रख सकते, तो याद रखेंगे कि हाथी, गेंडा, चीता, ये सब जो मूर्ति मिला उस पे इसका फोटो है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी एवं कांस्य की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी, जो नटराज का जो मूर्ति होता है ना, वो कांस्य का एक मूर्ति मिला है मोहनजोदड़ो से। ठीक, इसके बाद आपका आगे बढ़िए। आगे क्या है कि हड़प्पा में मोहरों पर सबसे अधिक एक सिंगी पुसार का पशु का अंगन मिला है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया। इसके बारे में थोड़ा समझा देते। ये क्या हुआ कि एक सिंगी मतलब हुआ यहाँ सिंह। एक आप देखेंगे ना, गेंडा टाइप का क्या होता है, एक सिंह वाला पशु के बारे में बहुत हड़प्पा सभ्यता से उसका उसका जो मूर्ति मिला, तो लोगों को लगता था कि ये एक सिंगी पशु का बहुत ज्यादा चर्चा होता है हड़प्पा सभ्यता से। दूसरा बात यह है कि एक आयताकार मोहर स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखा गया। मतलब उस टाइम में क्या था, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया, ऐसा एक फोटो मिला, जिससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग नेचर बहुत प्रेमी थे। मतलब नेचर को, प्रकृति को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, मतलब उसको माँ के समान मानते थे।
माँ के गर्भ से निकला मतलब उसको माँ के समान मानता था, नेचर को, प्रकृति को। आजकल इस तरह से नहीं हम लोग दूषित करके कुछ भी फेंक देते हैं, चॉकलेट खाए जहाँ फेंक दिए, इस तरह से ऐसा नहीं था। उसमें हम लोगों को माँ के समान माना जाता था। किसके समान? माँ के समान माना जाता था। इसलिए उसको दिखाया गया है कि स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है। ठीक, मन के मतलब होता है वो मन के बनाने के कारखाने लोथन और चंद्रदेव। मन के मतलब हीरा मोती जो होता है, गहना जो आप पहनते हैं ना, वो उसका कारखाना कहाँ था? लोथल और चंद्रहुद्रो में था। सिंधु सभ्यता की लिपि, ये देखिए लिपि पूछता है, लिपि कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि बहुत चित्रात्मक, मतलब क्या, वो जो लिखते थे वो चित्र के माध्यम से लिखते थे। वो जो उनका जो दिल का फीलिंग होता था, जो होता है ना दिल का फीलिंग, वो उसको लोग चित्र के माध्यम से व्यक्त, इसलिए उसके लिपि को बहुत चित्रात्मक लिपि कहते हैं। ये क्वेश्चन अगर पूछ दे 2 नंबर में कि उस लिपि को बहुत चित्रात्मक किस लिए कहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता अपने भाव को, अपने प्रेम को, अपने दुख को, अपने दर्द को जो है चित्र के माध्यम से दर्शाते थे, इसलिए उसके लिपि को बहुत चित्रात्मक लिपि कहते हैं। ठीक, इस लिपि में खासियत ये था, देखिए इसमें नहीं दिया है कि ये लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, और जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो तो दूसरी बाई से दाई, मतलब क्या, बाई से दाई लिखे, फिर दाई से बाई लिखे, फिर दाई से बाई लिखे, और ज्यादा होता था तो देखिए, अगर 1 मिनट अगर कम हुआ, ठीक है, ऐसे ऐसे एक लाइन लिख दिए, ठीक, और ज्यादा हुआ तो ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, फिर ऐसे लिखे, इस तरह से उसमें लिखा जाता था। ठीक है, तो बहुत चतुर्नाथ है। तो ये ठीक है, इतना चीज है। एक थोड़ा सा और है, उसको आप पढ़ लीजिए, फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करें। तो ये अभी का लेक्चर है, ठीक है, ये अभी का लेक्चर, ठीक है, ये लाइव है, ठीक है, टीचमेंट पे लाइव क्लासेस चलता है, और यूट्यूब पे आप जो क्लासेस देखेंगे तो आप लाइव नहीं देख पाएंगे, वो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, स्ट्रीमिंग मिलेगा। हालांकि वहां पे आप कमेंट करते हैं तो आपको आंसर जरूर मिलेगा। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम कुछ पढ़ रहे थे, थोड़ा और पढ़ना है, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आएंगे कि ऑब्जेक्टिव किस तरह से बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। वैसे जहाँ पे देखिए, हम जहाँ पे आपको हाईलाइट कर रहे थे, हाईलाइट करते हैं, वहां पे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, वहां पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो उसको आप थोड़ा सा देख लेंगे कि 1 मिनट क्या है। हाँ, ये देखिए ये क्या कर रहा है कि लेखन कला, ये लेखन कला का उचित विकसित प्रणाली विकसित करने वाले पहले शब्द था। चलिए एक्स्ट्रा जानकारी, ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आएगा कि लेखन कला का जो उस टाइम में प्रचलित सभ्यता था, सुमेरियन की सभ्यता में था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरों और घरों को विन्यास को ग्रिड पद्धति से बनाते थे। ग्रिड मतलब इस तरह से जो है ना, इस तरह से उसका विन्यास बनता था, ग्रिड पद्धति, इसको ग्रिड पद्धति बोलते हैं। इस तरह से उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता था। ठीक है, घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुल। ये इंटरेस्टिंग बात है, आप देखिए, आपने पढ़ा होगा कि जैसे ये रोड है, ठीक है, तो हम जो घर बनाते हैं इसके तरफ खुलता है, ठीक है ना, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में इंटरेस्टिंग बात है, इसकी तरफ इसका मुंह बंद रहता था, और इसके पीछे की तरफ से इसका गेट खुलता था, खिड़कियां इधर रहता था। पता नहीं इसके पीछे कोई तर्क नहीं बताया गया है, लेकिन ये मानते हैं लोग, मतलब देखा गया है कि ये सड़क है ना, इस तरफ गेट नहीं है इसका। ये इंटरेस्टिंग बात है, इसका गेट और खिड़की इस तरफ है। तो यानी जैसे ये कि डोर हो गया या विंडो हो गया, इस तरफ हुआ करता था। ठीक, चलिए आगे बढ़िए हम लोग। तो केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क, उसमें लोथल जो जगह है, ठीक है ना, लोथल का सिर्फ, जैसे लोथल जो ऐसा जगह था जिसका दरवाजा खिड़की इधर से खुलता था। ठीक है, तो ये एक ऐसे है कंसेप्ट। सिंधु घाटी सप्ताह के लोग मुख्य फसल जैसे गेहूं और जौ था, उस टाइम मुख्य फसल लोग गेहूं और जौ उपजा कर खाते थे। ठीक, सिंधु घाटी सप्ताह मिठास के लिए, मतलब मीठा के लिए क्या, उस टाइम में चीनी का प्रयोग नहीं होता था, शहद, शहद जिसको हनी बोलते हैं आप, हनी का प्रयोग होता था, शहद।
शनि का हनी का यूज होता था। ठीक, आगे बढ़िए। मिट्टी के बने हुए साक्ष का वन वाली से मिले, मिट्टी का जो बर्तन होता है ना, से बने हल, मिट्टी से हल, मिट्टी का भी हल का यूज हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो उसका कहाँ से मिला है, मिनट, मिट्टी का जो हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, बनवाली से, बनवाली भी जगह है, तो बनवाली से मिट्टी का साक्ष्य मिला है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, रंगपुर और लोथल के चावल के दाने मिले हैं। ये पूछता है क्वेश्चन, कहाँ कहाँ से क्या क्या, रंगपुर और लोथल में क्या हुआ, चावल के दाने मिले। किस चीज का दाने, चावल के दाने का साक्ष्य मिलता है, मतलब कोई दाना अभी तक प्राप्त होगा, उससे पता चला है कि चावल और चावल उस टाइम में भी उगाया जाता था। ठीक, और धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त होते हैं, मतलब चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से, लोथल से प्राप्त हुआ है। चलिए, सुतकोटा और कालीबंगन एवं लोथल में सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर भी मिले। मतलब देखिए, अलग अलग चीज मिलने का क्या मतलब हुआ कि उस टाइम में वो चीज होता था, सिंपल सा मतलब है कि खुदाई में सबसे पहले वो चीज देखा गया। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि उस टाइम में भी ये चीजें होती थी, इसीलिए इस चीज के बारे में विशेष रूप से चर्चा किया गया है कि जैसे सुत को दार कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, तो मैंने उस टाइम में घोड़ा भी हुआ करता था, घोड़ा का अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, मैंने 16, 16×32, 16×33 इस अनुपात में जो है लोग उस टाइम में तौलता, जैसे 1 kg 2 kg आज हम लोग तौलते हैं, या आधा kg, इस तरह से उस टाइम में 16 के अनुपात में तौला जाता था। चंद्र सप्ताह के लोग यातायात के लिए 2 पहिए और 4 पहिए वाले बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का प्रयोग, ये देखिए, आज आप तो नहीं देखे होंगे, जो लोग आज से 10 साल पहले या अभी भी किसी किसी में आप बैलगाड़ी देखे होंगे, बैलगाड़ी, तो किसी किसी बैलगाड़ी में 2 पहिया होता है, ठीक है ना, और किसी किसी में 4 पहिए वाला भी गाड़ी होता है। ठीक है, 4 पहिया, तो 2 पहिए और 4 पहिए वाला गाड़ी का साक्ष्य मिला है कहीं कहीं से कि ये इस टाइम में ये चीजें उस टाइम में तो बैलगाड़ी भैंसा गाड़ी इन चीजों का प्रयोग होता था। ठीक, इसके अलावा सिंधु घाटी सप्ताह के लोग धरती के उर्वरता देवती मानकर उसको पूजा करते थे। सिंधु घाटी क्या करते थे सप्ताह, लोग धरती को उर्वर, वो बोले ना कि देखो धरती मैया का बहुत लोग उस टाइम आदर करते थे, तो धरती में उर्वरता की देवी मानकर उसको पूजा करते थे। उर्वरता मतलब फसल, माने उपज, उपज की देवी, किस चीज की, उपज की देवी मान के उसको पूजा करते, उर्वरता उपज की देवी। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सप्ताह से मिले हैं। वृक्ष पूजा माने वृक्ष का जो पूजा होता है, वृक्ष माने पौधा का पूजा, और शिव भगवान का पूजा का प्रचलन कहाँ, सिंधु घाटी सप्ताह से मिला है। ठीक, इसके अलावा क्या है कि शास्त्रिक चिन्ह सब हड़प्पा सप्ताह का ही देन है। शास्त्रिक चिन्ह बताते हैं क्या होता है, हड़प्पा सप्ताह, इस चिन्ह में घोषणा का अनुमान लगाया गया है सिंधु घाटी सप्ताह में किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिले। देखिए, ये इस तरह का जो चिन्ह होता है, आपने देखा होगा, इस तरह का चिन्ह हम लोग अलग अलग फंक्शन में बनाते हैं, इसको हम लोग स्वास्तिक चिन्ह बोलते हैं। ये संभवतः कहा जाता है कि सिंधु घाटी सप्ताह से ही आया है। कहाँ से आया है, सिंधु घाटी सप्ताह से आया है। ये जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है ना, ये ठीक है, स्वास्तिक वाला आपने अगर नहीं देखे होंगे, देखिए इस तरह से हम लोग बनाते हैं, इस तरह से इस तरह से, इस तरह से, इसमें ऐसे ऐसे डाल देते हैं, ये स्वास्तिक चिन्ह, ये कहाँ से आया है, सिंधु घाटी सप्ताह से ही इसका प्रमाण मिलता है। ठीक, एक इंटरेस्टिंग बात है, सिंधु घाटी सप्ताह में मंदिर नहीं हुआ करता था, मंदिर का अवशेष नहीं मिले, मैंने उस टाइम में लोग पूजा तो करते थे लेकिन मंदिर में नहीं पूजा होता था, डायरेक्ट जो है जनरली नेचर को पूजा करते थे, कोई प्रकृति का पूजा करते थे। ठीक, चलिए, सिंधु घाटी सप्ताह में मातृदेवी उपासना का सर्वाधिक प्रचलित है। मातृदेवी का उपासना होता था, इसमें मातृदेवी की उपासना का प्रचलन है। जनरली जैसे नेचर को क्या होता है ना, माता के रूप में मानता था, इसलिए मातृदेवी का ज्यादा उस टाइम में चलन था, पूजा होता था। ठीक, कुंवर वाला सांड, देखिए पशुओं में कुंवर वाला सांड सैंधव सप्ताह के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। हम बताते हैं कहानी आपको, आपने गाँव में नहीं देखा होगा, या कुछ लोग अगर देखा होगा बताते हैं कि पहले इस तरह से बैल हुआ करता था, बैल में इस तरह का कुंवर उसको निकलता था, ये कुंवर, ये उसको कुंवर बोलते हैं। तो ये जैसे बैल हुआ, ठीक, इसका ये मुंह हो गया, ठीक है, अच्छा ड्राइंग नहीं है मेरे लिए, ये इस तरह का बड़ा कुंवर निकलता था बैल का, उसको पूजा जाता था, इसी को हम लोग कुंवर वाला सांड बोलते हैं। तो कुंवर वाला सांड जो है क्या हुआ, इस टाइम सप्ताह के लोग विशेष पूजनीय था। और उस देखिए सोचिए, आज से 5000 साल जो पूजनीय था, बीच में गांव गांव में कुछ लोग आते थे तो उसको पूजा जाता था कुंवर वाला सांड को, तो इस तरह से वो पूजनीय था। ठीक, स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज
मातृसत्तात्मक, ये बताते हैं क्या होता है। मातृसत्तात्मक थी, मतलब उस टाइम में क्या मानता था, स्त्री की मूर्तियां ज्यादा मिली है, ठीक है, स्त्री की मूर्तियां ज्यादा मिली, मतलब सिंपल सा बात है, जो चीज लोग ज्यादा पसंद करते हैं उसको ज्यादा मूर्ति बनाया जाता है। तो सिंधु का शांति सप्ताह सबसे ज्यादा क्या हुआ, स्त्री की मूर्तियां मिली है, किस चीज की, स्त्री की मूर्तियां मिली। उससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सप्ताह मातृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक मतलब कि माता का विशेष रूप से आदर किया जाता था, माता का विशेष रूप से अधिकार था। तो ये हुआ सिंधु घाटी सप्ताह का थोड़ा सा परिचय। थोड़ा 2-4 लाइन और है, हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक। थोड़ा सा और है, हम उसको चाहते हैं खत्म हो जाए। नहीं, ये 1 मिनट रुक जाइए आप लोग थोड़ा सा। अच्छा, ये खत्म हो गया लगता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता 1 मिनट। चलिए, ये चीज, ये लिस्ट आपको हम पीडीएफ में दे देंगे। ये लिस्ट देखिए, कुछ इसमें से एक दो याद करना है, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ये लिस्ट आप देख लीजिए एक बार। इसमें क्या है कि देखिए कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा किस नदी के, रावी नदी के तट पर बैठा हो, इसका खोज दयाराम साहनी 1921 में किया था। फिर मोहनजोदड़ो का राखल दास बनर्जी, ये दो याद रखना, ये सिंधु नदी के किनारे ये शहर। इसके अलावा कुछ जगह जैसे कालीबंगल घगर नदी के किनारे बसा हुआ है, लोथल भगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, और धोलावीरा लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये 2-3 पॉइंट, रोपर सतलज नदी के किनारे, तो ये 3-4 पॉइंट हो गया, आपको याद रखना है उसमें से। फिर क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे उसमें ऑब्जेक्टिव में आपका डिस्कस हो जाएगा, ठीक है ना, कि कुछ क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो बाकी जो चीजें हैं, लगभग चीजें आप सिंधु घाटी सप्ताह के बारे में समझ लिए होंगे। अगर कुछ अब बाकी जो कुछ छूटा होगा तो हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको हम सारा क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। तो बस 10 मिनट और लगेगा, 5-10 मिनट, उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर देते हैं। इसके अलावा 2-3 चीजें शायद इसमें छूट गया, हम बता देते हैं कि सिंधु घाटी सप्ताह तलवार से लोग परिचित नहीं थे उस टाइम। सिंधु घाटी, एक चीज बता देते हैं, उस टाइम चूंकि लोहा का खोज नहीं हुआ था, तलवार उससे नहीं बनता था, तो सिंधु घाटी सप्ताह लोग तलवार से परिचित नहीं थे। तो ये पॉइंट आपको समझना है। एक चीज और अलावा कि कालीबंगन क्यों फेमस था, कालीबंगन में काली चूड़ियां मिलती थी, इसलिए उसको कालीबंगन कहा जाता था, ठीक। तो कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियां। इसके अलावा उस टाइम में सबों का, सब जो होता है ना, सब आदमी जो मर जाता है उसका भी साक्ष्य मिला है, जिससे पता चलता था लोग सबको कहीं कहीं जलाया जाता था, कहीं कहीं ऐसे ही गाड़ दिया था। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, वहां पे सबको जो गाड़ा जाता था उसके उसके साथ साथ पानी दिया जाता था, भोजन दिया जाता था, कहीं कहीं गहना का साक्ष्य मिला है। तो लोग मानते थे, इससे ये मानते थे कि स्वर्ग में जो जाएंगे ना, तो गहना वहां पहन के लोग रहेंगे, वहां सुंदर सुंदर कपड़ा पहन के रहेगा। तो ये मान्यताएं वहां पे थी सिंधु घाटी सप्ताह में, यहाँ पे जो चीजें हैं, ठीक। तो ये चीजें कुछ चीजों के बारे में आपने समझ लिया। और कहा जाता है सिंधु घाटी सप्ताह में शायद बाढ़ आ गया। बहुत लोगों का, अधिकतर लोगों का मानना है कि बाढ़ आ गया, इस तरह से सिंधु घाटी सप्ताह खत्म। बाढ़ आ गई मतलब अचानक, क्योंकि सिंधु घाटी में जो अधिकतर जो शहर था ना, वो नदी के किनारे था। ये आप इसके बारे में कहानी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सिंधु, कोई भी सभ्यता जब विकसित होता है ना, तो नदी के किनारे, उसके पीछे बहुत सारा कारण है कि लोग धीरे धीरे नदी के पास बसने लगते हैं। अब जो भी बड़ा बड़ा शहर सुने होंगे ना, वो नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे कि आपका पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। जो भी है बड़ा बड़ा शहर, किसी न किसी नदी के कारण, क्योंकि देखो शुरू में जो लोग रहते हैं उसको पानी चाहिए, पानी कहाँ से लेंगे भाई। आज ना आपके पास ट्यूबवेल है, मोटर है, नहाने के लिए बाथरूम है, सब कुछ है। तो उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ करता था। तो लोग जो फर्स्ट टाइम जो बाइट शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं पानी के पास, इसलिए नदी के पास पास लोग रहना शुरू करते, उससे डबल फायदा है, पानी भी मिल गया। फिर आपको हमेशा, क्यों नदी में हमेशा पानी होता है। आप सोचते होंगे कहीं दूसरी जगह हम खोद के क्यों नहीं, तो दूसरी जगह जो पानी आएगा तो पौंड में जो जमा होता है ना, वो पानी गंदा होता है, वो पीने लायक नहीं होता है। पहले लोग पानी नदी के माध्यम से पीते थे, नदी वाला पानी पीते थे, इसलिए सारी सभ्यता नदी के किनारे। तो हुआ क्या, जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो इंडस इंडस नदी के किनारे, जो सिंधु नदी था उसके किनारे बसा हुआ। तो बहुत लोग, हिस्टोरियन का मानना है क्या हुआ कि बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया उसमें, और सारा सिंधु घाटी सप्ताह एक ही बार में दह गया। कुछ लोग बचे होंगे तो भाग के कहीं चले होंगे, अलग बात है।
दहने का मतलब हुआ खत्म होने का मतलब हुआ मैक्सिमम लोग वहां से खत्म हो गए, चले गए, ठीक है, चले गए, तो वो शिव सभ्यता खत्म हो गया। इसके बाद वो सभ्यता खत्म हो जाता है, तब जाके वैदिक सभ्यता आता है, फिर 1000 साल बाद लगभग फिर नए नए सभ्यता का आर्यन आता है। अब हालांकि ये गलत हो गया, लेकिन उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर नया सभ्यता का विकास होता है। चलिए इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग इतना तो पढ़ लिए, अब हम आप तो कंसेप्ट समझ लिए, उसमें कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेंगे। अब हम लोग थोड़ा ये सब्जेक्टिव जो पैटर्न कल वाला होगा उसमें हम लोग डिस्कस कर देते हैं। अब हम लोग 20-30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि जिसमें ऑब्जेक्टिव वाला, उसमें आपको पता चलेगा क्वेश्चन किस टाइप का आता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखिए आप सबसे पहले देखिए ये जो जो चीज हम पढ़ाए हैं, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1886 में किसने किया था? हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन, इसके बारे में चर्चा नहीं है कहीं पे, लेकिन आप हड़प्पा टीले का सबसे पहले, इसमें खोज के बारे में पूछता है, इस टीले के बारे में बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, बट आप याद कर लीजिए, बेस में दिया हुआ था। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में हुआ था, मैंने खोदाई तो हुआ 1921-22 में, लेकिन इस टीले का, हड़प्पा जो टीला था, मैंने वो जो जगह था, उसके बारे में चर्चा जो है चार्ल्स मैसन मैसन नाम के आदमी ने किया था, ठीक। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में, ठीक है ना। देखिए हड़प्पा का खोज 1921 में हुआ था, ठीक है ना, दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में कौन किया था? राखल दास बनर्जी, हम आपको बता दिए हैं, लिस्ट लिस्ट में बोले यही सब क्वेश्चन आता है। तो 1922 में ये खोज हुआ था, और 1921 में क्या हुआ था? दयाराम साहनी के द्वारा जो है, दयाराम साहनी देखिए है ना, उस समय में किसका खोज हुआ था? सिंधु का, सॉरी हड़प्पा जगह का खोज हुआ था, ठीक। चलिए हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बढ़ते जाते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि एक बार पढ़ा दिए। सिंधु घाटी सप्ताह में हल का प्रमाण कहाँ से मिला? बोले ना, अब क्वेश्चन पूछ देता है हल का प्रमाण कहाँ से? तो कालीबंगन से हल का प्रमाण मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगन से हल का प्रमाण मिला है। देखिए हम जो लुसेंट के माध्यम से पढ़ा देंगे ना, उससे काफी उससे उसके थोड़ा आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाकी उतना हम करवा देंगे। आप हमसे रेगुलर जुड़े रहते हैं तो उतना हम करवा देंगे, आपका तैयारी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सप्ताह में अवतरल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है। अवतल चक्की टाइप का कुछ मिला था, जिसका प्रकाश जो है अर्नेस्ट मैके ने किया था। ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम आता है, तो इस तरह का आप चाहें तो छांट भी सकते हैं, बट अब याद करना होता है अर्नेस्ट मैके ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत रेयर है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। जिसमें टिक लगा हुआ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सप्ताह निवासियों किस धातु का ज्ञान नहीं था? ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए सीधा सा लोहा का ज्ञान नहीं था उस टाइम में, ठीक है। सोना था, चांदी था, तांबा था, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था उस टाइम में, लोहा का धातु नहीं था, ये आप याद रखेंगे कि लोहा नहीं था। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी उस टाइम में सिंध था, सिंध उस टाइम में उर्दू फारसी ये सब चीजें नहीं थी, समझिए ये बात। उस टाइम में उर्दू का विकास नहीं हुआ था, फारसी सब का विकास का कोई बात नहीं चलता है, लेकिन मोहनजोदड़ो जो है सिंधी शब्द है, सिंधी भाषा से आया है, ठीक। चलिए इस तरह से हो गया। आगे कालीबंगन स्थित है, पूछ देखिए कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन जगह है, ठीक है ना, जहाँ पे खोदाई हुआ था वो, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो राजस्थान में है। कहाँ पे है? कालीबंगन राजस्थान में। अब जैसे देखिए ये इंडिया का इधर का मैप है, ये इस साइड का पश्चिम का, ये राजस्थान है, तो राजस्थान में कालीबंगन जगह है, तो वहां पे आपको कालीबंगन, जहाँ से काली चूड़ियां मिलती है, कालीबंगन क्यों फेमस है? काली चूड़ियां के लिए, तो वो राजस्थान में जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय बहादुर दयाराम सरनी ने कहाँ उत्खनन किया? पूछे ना, देखो आपको क्वेश्चन आएगा, देखो घुमा के पूछा है कि इसमें उल्टा पूछ दिया है कि हड़प्पा का खोज नहीं पूछा है, इसे राय बहादुर ने क्या खोज किया है? तो सीधा सा बात है, हड़प्पा का खोज किया, आपने पढ़ा होगा हड़प्पा का खोज किया। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता थे? तो प्रमुख आपने कहा, बार बार हमने कहा कि वहां दो ही चीजों को पूजा जाता था, किसको? शिव भगवान को, और वृक्ष वृक्ष को या नेचर को, प्रकृति को पूजा जाता था। तो शिव भगवान का क्या हुआ था? शिव भगवान प्रमुख देवता थे उस टाइम में। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन मानी जाती है? अच्छा देखिए ये क्वेश्चन ये हुआ कि सिंधु घाटी जिस टाइम में सभ्यता हुआ, इस टाइम में दुनिया के अलग अलग जगहों पे अलग अलग सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्रीट क्रीट की सभ्यता के समकालीन थी, ठीक है ना।
सभ्यता नहीं है, सॉरी गलती कहा गया, क्योंकि देखिए सिंधु घाटी, सॉरी मिस्टेक हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, गलती हो गई। मतलब सिंधु घाटी जिस टाइम सभ्यता था, इस टाइम में क्या हुआ था, चीन की भी सभ्यता थी, माने चीन में भी लोग रहते थे, मिस्र में भी लोग रहते थे, मेसोपोटामिया में भी मेसोपोटामिया, देखिए चीन चीन तो है, चीन हमारे बगल में, मेसोपोटामिया ईरान के आसपास था, और मिस्र मिस्र में जगह पे था जहाँ पे और सिकंदर वगैरह लोग आए थे, तो वहां पे मिस्र की भी सभ्यता था, क्रीट नाम का जगह है, तो क्रीट में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाण नहीं था उस टाइम में, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में वो सभ्यता नहीं थी, क्रीट वाला वो बाद में आया था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, बताए थे, देखिए क्वेश्चन आ गया, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, कैसे सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कैसे सभ्यता है, एक कांस्य युगीन सभ्यता है। चलिए आगे, इसके बारे में हम लोग बता दिए हैं, इसलिए हम इस पे ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, बताए थे, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। इसमें ये पूछ नहीं रहा है कि भारत में या बाहर, इसमें ओवरऑल पूछ रहा है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था, ठीक। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता, पुरातत्व साहित्य, आप बताते हैं, ये क्वेश्चन आप नहीं पढ़े होंगे, समझा देते हैं, इसका चर्चा नहीं हो। पुरातत्व मतलब होता है कि वो चीजें जो हमारे खुदाई से मिलता है ना, उसको हम लोग पुरातत्व बोलते हैं। तो पुरातत्व के अंतर्गत जैसे सिक्के मिलते हैं, भवनावशेष मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, लेकिन साहित्य जो होता है, साहित्य मतलब किताब, साहित्य मतलब सिंपली कोई किताब, वो सब चीजें क्या कहाँ से मिलता है, वो सब खुदाई से मिलता है, किससे मिलता है, सॉरी खुदाई से नहीं मिलता है, वो लोग कोई लिखते हैं या उसको कहीं रखा जाता है पुस्तकालय में, संग्रहालय में, वहां से साहित्य का प्राप्ति होता है, ना कि खुदाई। आप अरे भाई, ये मिट्टी के अंदर, हम लोग मिट्टी के अंदर किताब थोड़े रखेंगे, अरे इसको थोड़े खोदेंगे मिट्टी में से, तो सर ही जाएगा। तो मिट्टी के अंदर जैसे अभिलेख, अभिलेख मतलब जैसे पत्थर पे कोई लिखा हुआ है, सिक्का, सिक्का मतलब जैसे कॉइन हो गया, पैसा हो गया, वो रखता है। भवनावशेष माने कोई जैसे भवन, मकान जो है कोई अंदर डूब गया, तो ये क्या पुरातत्व का भाग है। लेकिन किताब जो होता है ना, साहित्य, वो पुरातत्व का भाग नहीं होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये हो गया, और कुछ क्वेश्चन और रह गए, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे, बस 4-5 क्वेश्चन और है, बस उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 1 मिनट। ये हुआ, चले ये है 4-5-10 क्वेश्चन और हम इसको डिस्कस करके फिर चले। देखिए कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी, अरे यार, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन डाल दिया एक्स्ट्रा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो विलियम जोन्स क्या था, ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता क्वेश्चन नहीं है, इसमें मिस्टेक से लिखा, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था कैसा था, तो नगर पालिका, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के है, प्रशासन था मतलब क्या, नगर पालिका जैसा, नगर पालिका मतलब, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के है, ऐसे है कि राजतंत्रात्मक, उस टाइम राजा नहीं रखता था, लोकतंत्र नहीं था, माने वोटिंग नहीं होता था, लोकतंत्र या गणतंत्र वही लोग उस टाइम में लोगों का शासन नहीं था, उस टाइम में नगर पालिका जैसा था। नगर पालिका मतलब जैसे कि अभी क्या होता है, पूरा देश है हमारा, भारत देश है, वहां पे वोटिंग होता है, फिर सरकार बनता है, उस टाइम ऐसा नहीं था, उस टाइम मेनली कबीला लोग रहते थे, कबीला जो सीनियर लोग रहते थे, तो नगर पालिका जैसे जैसे कोई एक सीनियर आदमी हुआ शहर का, वो उसके अंडर में सारा लोग काम करते, तो उस टाइप का था। ये नहीं कि एक राजा भी नहीं था उस टाइम, इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिला, ठीक। पहला बार हड़प्पा किस वर्ष उत्खलित किया गया, देखिए कितना बार घुमा घुमा के पूछा, तो 1921 में हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो पहला हड़प्पा का खोज कब हुआ, 1921 में, कब, दयाराम साहनी के नेतृत्व में। चलिए आगे बढ़िए, हम आगे है सिंधु घाटी सप्ताह में गौरीपारा कहाँ से मिला है, गौरीपारा जो है लोथल से मिला है, गौरीपारा पता नहीं क्या चीज है, कोई वस्तु है जो लोथल से मिला है। सिंधु घाटी सप्ताह में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है, ये भी क्वेश्चन बताए थे कि ये मोहनजोदड़ो से नर्तकी, कांस की जो नर्तकी कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक। इसके अलावा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा, देखिए बोले अलग अलग नदी के बारे में पूछता है, तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा है, किसके कारण, सिंधु नदी के किनारे बसा। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ, देखिए ये क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है, यही क्वेश्चन बता रहे थे आप मैप के माध्यम से जो हम बता रहे थे ना, तो देखिए उस लेक्चर में हम लगभग सारा चीज बता दिए आपको, आप बस ध्यान से पढ़ेंगे ना,
तो आपको सारा चीज समझ में आ रहा है। देखिए आप गौर से समझिए क्या है। एक मिनट, ये देखिए इस तरह से हमारा मतलब इस तरह से हमारा भारत है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दिए, ये अच्छा नहीं बना है लेकिन आप समझ लीजिए ये भारत है सबको। तो ये नॉर्थ होता है। देखिए जो लोग नहीं समझते हैं, मेरे वीडियो के माध्यम से आप ज्योग्राफी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान सकते हैं। थोड़ा सा गौर से आप बस वीडियो लेक्चर को देखिए, समझिए। ये देखिए भारत होता है ना, तो ये ऊपर में होता है नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर, नीचे होता है साउथ माने दक्षिण, ये होता है ईस्ट माने पूरब दायां साइड, और ये होता है वेस्ट माने पश्चिम। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता था वो वेस्ट ईस्ट साइड विकसित हुआ था। मतलब सिंधु घाटी जो सभ्यता था, राजस्थान पंजाब, ये इधर राजस्थान है, इधर पंजाब है और इधर पाकिस्तान है, इस एरिया में था। अफगानिस्तान को भी यहाँ टच किया हुआ था। तो इस एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता था, क्या था। तो इसलिए इस पे जो क्वेश्चन आता है ना, तो ये पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता किस तरफ था। तो आपको रट्टा नहीं मारना, सीधा बोला पश्चिम साइड है, आप रट्टा मारते रहे सिंधु घाटा किस तरफ था, सिंधु घाटी सभ्यता किस तरफ था, पश्चिम तरफ था, ऐसे नहीं रटना है आपको। मेरे वीडियो लेक्चर आप सब जुड़े रहेंगे, आपको सिंपल भाषा में आप बस वीडियो देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, कोई जरूर आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ विकसित हुआ था, पश्चिम उत्तर भाग में, माने पश्चिम में तो है और उत्तर भाग में, वो मिटा गया सॉरी। देखिए एक पश्चिम होता है इधर इधर हो, ये थोड़ा बीच में था। ये देखिए भारत जैसे ये है ना मैप, तो यहाँ पे हुआ पश्चिम, तो ये बीच में था, इसलिए पश्चिम उत्तर कहते हैं उसको। पश्चिम में तो है लेकिन उत्तर साइड उत्तर साइड से, इसलिए इसको पश्चिम उत्तर भाग कहते हैं, ठीक। चलिए आगे हो गया, आगे क्या है, लोथल किस, हाँ लोथल किस नदी के, देखिए बोले थे ना लिस्ट में, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल क्या है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिले हैं। देखिए ये भी घुमा के क्वेश्चन पूछा है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष कब मिले हैं, मैंने खुदाई कब किया, तो 1922 में किया। देखिए यही हम आपको तब तक भाषा का फर्क बता रहे थे। देखिए आप गौर से समझिए भाषा का क्या अंतर है। अब भाई यही बार बार पूछ रहा है क्वेश्चन को घुमा के। देखिए आप जानते हैं कि राखल दास बनर्जी क्या किया, उन्होंने क्या किया 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किया। तो आपको तीन ही चीज याद रखना है, राखल दास बनर्जी जब भी आए और 1922 और मोहनजोदड़ो। आपको समझ में नहीं आता तो सिंपल सा ट्रिक, अगर राखल दास बनर्जी दिया हुआ तो चाहे मोहनजोदड़ो होगा या 1922 होगा। 1922 है तो मोहनजोदड़ो या राखल दास बनर्जी। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। राखल दास बनर्जी ने 1922 में किसको खोदा, तो मोहनजोदड़ो को खोदा। 1922 में मोहनजोदड़ो को किसने खोदा, तो राखल दास बनर्जी ने खोदा। तो ये अलग अलग तरीका है क्वेश्चन के पूछने का, तो सारा तरीका आप जान लिए हैं। अब आप उम्मीद करते हैं गलती नहीं करेंगे, आप फिर भी गलती करेंगे तो मुझे दुख लगेगा कि आप पढ़ते नहीं है अच्छे से, ठीक है। आप ब्लेम करेंगे कि टीचर लोग पढ़ाता नहीं और नंबर कम आ गया, आप लोग ही ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। आज 70% नंबर लाना है, कोई भारी काम नहीं, आप इजिली ला सकते हैं, ठीक। सिंधु घाटी सप्ताह में विशाल स्नानागार बताया ना। देखिए स्नानागार नहाने का जो बाथरूम था कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था भाई। इतना इजी क्वेश्चन आपको बताया था, उसका क्षेत्रफल भी बताया था, ये कितना कितना ऊंचा था, लंबा था, कितना चौड़ाई था, कितना गहराई था, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, ठीक है ना, जुड़वा राजधानी में कौन सा है, आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो काफी फेमस जगह था, ठीक है ना। आपको इसलिए उसको जुड़वा राजधानी भी बोलते हैं, ठीक। हड़प्पा जो है, एक एक मिनट, सिंधु घाटी सभ्यता का जो है ना, ये दो जगह काफी इंपोर्टेंट है। एक कौन सा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसलिए उसको जुड़वा राजधानी के नाम से भी जानते हैं, ठीक। हड़प्पा नदी किस नदी के किनारे, फिर क्वेश्चन वही, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है, लिस्ट में बता दिए इसका, तो रावी नदी के किनारे, इसका लिस्ट बताए थे। लोथल कहाँ स्थित है, लोथल ये जगह पूछ रहा है कि ये जगह किस किस राज्य में है, तो लोथल सिंपल सा बात कहाँ है, गुजरात में है लोथल। अब ये बताया था ना, ये देखिए ये जगह है ना, ये भारत का ये जगह यहाँ पे गुजरात है, ये इसी में जगह पे लोथल है, ठीक है, लोथल है। अब जान लिए लोथल कहाँ पे है। इसके बाद हड़प्पा का उत्खनन किया, देखिए फिर क्वेश्चन यही हुआ, हड़प्पा को किसने खोजा, तो दयाराम साहनी ने खोजा। इस अलग अलग स्टाइल से क्वेश्चन पूछता है। चलिए आगे बढ़िए। पूरा भारतीय पुरातत्व के पिता, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं,
अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं, ठीक। तो ये रहा आपका ये टोटल सीरीज, तो ये हो गया। चलिए, तो इस तरह से तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा डिस्कस हो गया लुसेंट से। और ये जितना ऑब्जेक्टिव है, अगर आप ये याद कर लेते हैं तो हम श्योर कर देते हैं आप लगभग क्वेश्चन को पकड़ लेंगे एग्जाम, ठीक है। लगभग आपको 30 से 35 क्वेश्चन बनते हैं एक चैप्टर में। तो आज ही जाके उसको पढ़िए, उसको रटिए, उसको रिवाइज कीजिए, ठीक। सिंपल सा कंसेप्ट है। हमने एक एक क्वेश्चन को बड़ा डिटेल से समझा दिया आपको, फिर भी आपको कोई नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा बताने। तो कल का जो हम लेक्चर लेंगे तो उसमें दोबारा हम लोग उस पर चर्चा कर देंगे, क्योंकि एक दिन का लेक्चर होगा ऑब्जेक्टिव का और एक दिन का लेक्चर होगा सब्जेक्टिव का। कल हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे कि जो 2 नंबर में कैसे क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर में कितने को तरह के, लगभग 8-10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो क्वेश्चन कल होगा 1 घंटे में, वो सारा क्वेश्चन आपको हम बता देंगे 2 दिन में। अगर आप नहीं भी पढ़े कुछ भी तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको 2 दिन में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कवरेज मिल जाएगा। और कल जो छूट गया जो चीजें जो डिस्कशन, वो हम लोग कल सब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा देंगे कि ये क्या 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 किसका क्या मतलब है, किस चीज का क्या, जैसे कि सिंधु घाटी सप्ताह कैसे पतन हो गया, उसका 4-5 पॉइंट है वो समझा देंगे। सिंधु घाटी सप्ताह के संबंध में कैसे सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, कैसे थी, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन आता है, तो उसके बाद चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आप जुड़े रहें, आप चीजों को डेली पढ़ें, टाइम कम है, आप समझें चीजों को, तो इजी कठिन नहीं है 70+। और मेरा टारगेट है अधिक से अधिक लोग 70+ कम से कम नंबर लाए, तभी मेरे पढ़ाने का पर्पस सफल हो पाएगा, ठीक है। तो आप टारगेट आपका डेली से डेली जो क्वेश्चन लिखवाते हैं उसको प्रैक्टिस करें, और 70% तो आपको लाना ही है कम से कम, आप उससे ज्यादा कितना भी ला सकते हैं, ये आप पे है। लेकिन मेरा टारगेट है कम से कम आप 70% नंबर लाएं, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे 2 बजे फिर नया लेक्चर के साथ, ठीक है। हमने आपको बार बार कह दिया है कि सिंपल सा बात है, अगर आप मेरा क्लासेस टीचमेंट पे देखते हैं तो आपको 2 बजे लाइव होना पड़ेगा, 2 से 5 मिनट लग सकता है, ठीक है। अगर ज्यादा कोई इमरजेंसी हुआ तो 10 मिनट लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, पीडीएफ में कभी कहीं लोडिंग में प्रॉब्लम हो जाता है, बट 4 से 5 मिनट में आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं तो वही क्लासेस आपको चाहे तो शाम में 6 बजे मिलेगा या अगले दिन 9 बजे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रहेगा डेली का पैटर्न। इसके संबंध में कोई क्वेरी होगा, कोई होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक। तो ये रहा आपका आज का लेक्चर। तो थैंक यू फॉर देखने के लिए, आप सपोर्ट करें इसी तरह से। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें और लोगों को शेयर भी करें, क्योंकि ये ऐसा इंटरेस्टिंग चीज आपको घर बैठे मिलने का चांस बहुत कम है। इतना डिटेल से कम टाइम में हम क्लासेस को कवर करा रहे हैं, तो इस तरह का कम ही संभावना है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर करें, अच्छा लगता है दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें और खुद भी पढ़ें और प्रैक्टिस करें। और लोगों के साथ, कोई दोस्त है उसके साथ आप आपस में बैठ के डिस्कशन करें, पढ़ें, उससे और ज्यादा याद होता है, ठीक है। आप ये मत सोचे कि हम पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने नहीं देंगे या उससे हमारा घाटा होगा, ऐसा नहीं होता है। डिस्कशन करने से और फायदा होता है। थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट